दोस्तों नमस्कार। जरा एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति को खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने चुना, जिसे अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने में गृह मंत्रालय के अंदर बैठ करके अहम भूमिका निभाई, वही व्यक्ति आज मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नाम है ज्ञानेश कुमार, पद है मुख्य चुनाव आयुक्त, और उन्हीं की अगुवाई वाले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस गुजरात को विकास मॉडल का पोस्टर बॉय बताया जाता है, जिस गुजरात के नाम पर मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घंटों भाषण देते हैं, जिस गुजरात को दुनिया के सामने आदर्श राज्य बना करके पेश किया जाता है, उसी गुजरात का चुनावी रिकॉर्ड ऐसा निकला है जो अब सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया है, किसी विदेशी एजेंसी ने नहीं किया है, बल्कि खुद उसी सरकार के अपने चुने हुए आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज के रूप में पेश किया है। कहते हैं ना, कभी कभी अपने ही आदमी सबसे बड़ी चोट देते हैं। यही हुआ है यहाँ भी। पूरा मामला क्या है, ज्ञानेश कुमार का इसमें क्या रोल है और क्यों ये पूरी कहानी मोदी सरकार के लिए बड़ी टेंशन बनती जा रही है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ज्ञानेश कुमार कोई साधारण अधिकारी नहीं है। 1988 बैच के आईएएस अफसर, केरल कैडर, आईआईटी कानपुर के पढ़े लिखे, हार्वर्ड से भी डिग्री, लेकिन इनका असली परिचय ये नहीं है। इनका असली परिचय यह है कि जब गृह मंत्रालय में अनुच्छेद 370 हटाने की तैयारी चल रही थी, तब जो कागजी काम था वो इन्हीं के हाथों से गुजरा था। जब 3 तलाक कानून बनाया जा रहा था, तब भी ये उसी मंत्रालय में थे। जब राम मंदिर ट्रस्ट की नींव रखी जा रही थी, तब भी इनकी भूमिका थी। बाद में इन्हें सहकारी सचिव बनाया गया, जिस मंत्रालय के मुखिया थे खुद अमित शाह, यानी अमित शाह के मातहत सीधे सीधे काम किया। इसीलिए इन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। और इसीलिए जब इन्हें पहले चुनाव आयुक्त और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। सवाल उठे थे कि जो व्यक्ति सीधे सीधे सरकार के सबसे बड़े मंत्री के साथ काम कर चुका है, वो चुनाव में निष्पक्ष कैसे रहेगा। तब सरकार ने कहा था कि ये पूरी तरह से पेशेवर व्यक्ति हैं, अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और अब वही ज्ञानेश कुमार अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं कि खुद सरकार को असहज कर रहे हैं। यही तो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसे अपना समझ करके बैठा था, वही अब पत्थर बन करके सामने आ खड़ा हुआ है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में जब चुनाव आयोग से चुनावी अपराधों की जानकारी मांगी गई, तो आयोग को पूरा डेटा अदालत के सामने रखना पड़ा। और वो डेटा जब खुला, तो पूरे देश की नज़रें एक ही राज्य पर टिकी हुई है, गुजरात। गुजरात में जो हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ चुनावी गड़बड़ियों के मामले इतने ज़्यादा दर्ज हुए हैं कि किसी भी दूसरे बड़े राज्य से कहीं ऊपर है। महाराष्ट्र से ज़्यादा, यूपी से ज़्यादा, बंगाल से ज़्यादा, हर जगह से ज़्यादा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार यानी कि 2024 में मामले और बढ़ गए। जब बाकी राज्यों की स्थिति कमोवेश जैसी की तैसी रही, तब गुजरात में इनकी संख्या तेज़ी से ऊपर बढ़ी है। ये अपने आप में एक सवाल है। एक ऐसा राज्य जिसे मॉडल बताया जाता है, वहाँ चुनावी गड़बड़ियाँ बढ़ती क्यों जा रही हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की 1/3 है, वहाँ चुनावी अपराध उत्तर प्रदेश से 2 गुने से भी ज़्यादा क्यों हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष के समर्थक तुरंत यही तर्क लेकर के आ जाएंगे कि FIR का मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार नहीं होता। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, फर्जी वोटिंग, धमकी, हिंसा, पैसे बांटना, शराब बांटना और भी बहुत कुछ आ जाता है। बात सही है, लेकिन तर्क को इसी जगह पर पलट कर देखिए। अगर एक तरह के अपराधों में हर राज्य आ रहा है, तो एक ही राज्य में इतनी ज़्यादा शिकायतें क्यों। बाकी राज्यों में भी तो चुनाव होते हैं, वहाँ भी तो हर तरह के अपराध होते हैं, फिर वहाँ गिनती कम क्यों है। यही सवाल है जो हवा में तैर रहा है और जिसका जवाब देना अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब यहाँ एक और पहलू जुड़ता है दोस्तों, जो इस पूरे मामले को और ख़तरनाक बनाता है। याद कीजिए, 2014 का चुनाव, मोदी जी सत्ता में आए थे इसी वादे पर कि कालाधन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार पर सख्ती करेंगे, चुनाव को साफ सुथरा बनाएंगे। हर मंच से यही बात कही जाती थी। विपक्ष पर हमला बोला जाता था कि पिछली सरकारों ने चुनाव को गंदा किया, अब हम इसे साफ करेंगे। लेकिन असल में हुआ क्या। जिस राज्य से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, जिस राज्य से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, जहां उन्होंने खुद 13 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जिस राज्य को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वही चुनाव गड़बड़ियां सबसे ऊपर पहुंच गई हैं और पिछले चुनाव के मुकाबले और बढ़ गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि साफ सुथरा चुनाव कहाँ हुआ। ये तो उल्टा हो गया।
जो वादा किया गया था उससे बिल्कुल विपरीत नतीजा निकला है। कहते हैं कि जो अपने घर को नहीं सुधार सकता वो दूसरों को क्या सुधारेगा। यही बात यहाँ लागू होती है दोस्तों। अपने ही राज्य में जब चुनावी गड़बड़ियाँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं तो देश भर में साफ सुथरे चुनाव का दावा कैसे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि चुनाव में अवैध पैसा और बाहरी प्रभाव लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ये सिर्फ किसी एक चुनाव का मामला नहीं है दोस्तों, ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल है। अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है तो जनता की आवाज़ दब जाती है, जनता का असली प्रतिनिधि नहीं हो पाता है और लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। इसीलिए अदालत ने कहा है कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा न हो इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में जब चुनाव आयोग को ये आंकड़े देने पड़े तो सत्ता पक्ष के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अब विपक्ष के हाथ में एक ठोस हथियार आ गया है। अब वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो चुनाव आयोग के ही दस्तावेज दिखा करके सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये दस्तावेज उस चुनाव आयोग के हैं जिसका मुखिया सरकार का अपना करीबी माना जाता है। यहीं से चर्चा शुरू हुई कि क्या ज्ञानेश कुमार धीरे धीरे सरकार से दूरी बना रहे हैं? क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य को अब आगे रखने लगे हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि आज नहीं तो कल सरकार बदल सकती है। आज तो अमित शाह के करीबी हैं, कल कोई और सत्ता में हो सकता है, और अगर उस समय पर उनके ऊपर पक्षपात के आरोप साबित हो गए तो उनकी विरासत खराब हो जाएगी। कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी के आखिरी सालों में इतिहास में गलत तरीके से याद नहीं किया जाना चाहिए। शायद यही सोच करके वो अब कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सरकार को असहज कर रहे हैं। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आंकड़े देने ही थे, तो शायद ये कोई खास बहादुरी का काम नहीं है, बस अदालत की मंजूरी थी। लेकिन नतीजा तो नतीजा है दोस्तों, चाहे किसी भी मजबूरी में सामने आए हो। और ये नतीजा अब सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक असर की। 2027 में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं और अब ये आंकड़े विपक्ष के हाथ में एक तैयार हथियार बन गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दल इन आंकड़ों को लेकर के घर घर जाएंगे, पूछेंगे कि गुजरात मॉडल का हाल ये है तो पूरे देश का हाल क्या होगा। जब खुद प्रधानमंत्री का राज ऐसा है तो बाकी जगहों पर क्या कहा जाएगा? ये सवाल आम जनता के मन में बैठेगा और चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। और 2029 का लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है दोस्तों, तब तक ये आंकड़े और इनके साथ जुड़े हुए तमाम मुद्दे लगातार चर्चा में रहेंगे। एक बात और है जो ध्यान देने वाली है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 2029 के जनवरी तक है, यानी अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले तक। इसका मतलब है कि अगला बड़ा चुनाव भी उन्हीं की देखरेख में होगा। और अगर वो अभी से अपनी स्वतंत्रता दिखाने लगे हैं तो 2029 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात होगी। सरकार को इसकी चिंता ज़रूर होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे, जिस तरह से मतदान के आंकड़ों में देरी हुई थी, जिस तरह से विपक्ष लगातार पारदर्शिता की मांग करता रहा था, वो सब अब फिर से याद आ रहा है। और अगर इस बार ज्ञानेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया, अगर उन्होंने चुनाव आयोग को सच में स्वतंत्र संस्था की तरह चलाया तो सरकार के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में बिहार में जब वो चुनावी तैयारी का जायजा लेने गए थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसे सवालों पर चुप्पी साध ली जो सत्ता पक्ष के लिए असहज होते हैं। मीडिया ने बार बार पूछा कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की बात हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी अपने आप में एक संदेश भी थी, एक ऐसा संदेश कि अब मैं वो नहीं रहा जो हर बात पर सरकार के हिसाब से बोलूँगा, अब मैं संविधान के हिसाब से चलूँगा। ये बदलाव छोटा ज़रूर लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि जब एक बार कोई अधिकारी अपनी स्वतंत्रता दिखाना शुरू कर देता है तो फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। हर फैसले पर उसकी परीक्षा होती है, हर कदम पर सवाल उठते हैं और वो मजबूर हो जाता है कि निष्पक्षता को दिखाता रहे। ज्ञानेश कुमार शायद इसी रास्ते पर हैं। अब आते हैं गुजरात के आंकड़ों पर वापस। इतनी बड़ी संख्या में एफआईआर होना अपने आप में क्या दर्शाता है? पहला कि गुजरात में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां बहुत हो रही हैं। दूसरा कि प्रशासन इन गड़बड़ियों पर नज़र तो रख रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस राज्य को आदर्श बताया जाता है उसकी असली तस्वीर बहुत अलग है। बाहर से जो चमक दमक दिखाई देती है वो सिर्फ बाहरी है, अंदर की सच्चाई है कि चुनावी अपराध देश के किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। जो गुजरात मॉडल दुनिया को दिखाया जाता है वो एक तस्वीर है, और जो असली गुजरात है जहाँ चुनाव में हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज होती है वो एक अलग तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों के बीच का जो फासला है
वो अब जनता के सामने आ रहा है, और जनता के सामने सच आता है तो राजनीतिक बदलती है, माहौल बदलता है और आखिर में वोट भी बदलते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, सच सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। मोदी सरकार आज भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन इस तरह के खुलासे उनकी नींव को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। एक तरफ छात्रों का आंदोलन है, दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी है, तीसरी तरफ बेरोजगारी का सवाल है, चौथी तरफ महंगाई की मार है, और अब इन सब में जुड़ गया है ये चुनावी गड़बड़ी का मामला। हर मोर्चे पर सवाल है और जवाब कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारे सवाल किसी विदेशी ताकत से नहीं आ रहे हैं, ये सारे सवाल देश के अपने ही लोगों से, अपने ही संस्थाओं से, अपने ही अखबारों से आ रहे हैं। जब घर के अंदर से आवाज़ें उठने लगती हैं तो बाहर के तूफान से ज़्यादा खतरा हो जाता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार को खुद सरकार ने बैठाया, खुद सरकार ने जिम्मेदारी दी, लेकिन अब वही व्यक्ति अपने पद के अनुरूप काम कर रहा है और वो काम सरकार को असहज कर रहा है। ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। लेकिन जब सत्ता को इसकी आदत नहीं होती कि उसकी अपनी नियुक्तियां उसके ही खिलाफ सच बोले तो झटका जरूर लगता है, और झटका इस बार जोरदार लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस खबर की चर्चा हो रही है। जब भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में पेश करता है तो ऐसी खबरें छवि पर असर डालती है। विदेशी निवेश, विदेशी सरकारें, विदेशी मीडिया सब इन बातों को देखते हैं, और जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के अपने राज्य में चुनावी गड़बड़ियां इतनी ज़्यादा है तो सवाल उठते हैं। ये सिर्फ आंतरिक राजनीति का मामला नहीं है, ये देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ इन खबरों को पढ़ करके आगे बढ़ जाना काफ़ी नहीं है, सोचना पड़ेगा कि क्यों गुजरात में इतनी FIR हो रही है, क्यों क्या हमारे राज्य में भी ऐसा हो रहा है, हमारे इलाके में चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्या हमारा वोट सही जगह पड़ रहा है, क्या हमारी आवाज़ सही तरीके से गिनी जा रही है। ये सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र हर दिन जागरूक रहने का नाम है, हर सरकार से सवाल पूछने का नाम है, हर संस्था से जवाबदेही मांगने का नाम है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई ज्ञानेश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भी हमें बचाने नहीं आएगा। असली शक्ति जनता के पास है और असली जिम्मेदारी भी जनता की है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या मोदी सरकार इन आंकड़ों पर सफाई देगी, क्या कोई जांच बैठाई जाएगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जो बड़े शोर के साथ शुरू हुए और धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। इस बार सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले पर नज़र रख रहा है, विपक्ष भी सतर्क है और मीडिया के एक हिस्से में भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए इस बार मामला दबाना उतना आसान नहीं है जितना पहले होता था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या फिर से ऐसे ही आंकड़े दोहराए जाएंगे, या फिर इस बार कुछ सुधार दिखाई देगा। अगर सुधार नहीं हुआ, अगर FIR की संख्या और बढ़ी तो जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्या ये वही मॉडल है जिसे आदर्श बताया जाता था, और अगर सुधार हुआ तो भी सवाल रहेगा कि पिछले 10-15 साल में जो हुआ उसका क्या। ये सवाल दोनों ही स्थितियों में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। एक बात और है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के अगले फैसले भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर वो और भी ऐसे कदम उठाते हैं जो पारदर्शिता की तरफ ले जाएं तो उनकी छवि एक स्वतंत्र चुनाव आयुक्त की बनेगी, और अगर वो पीछे हट गए, अगर उन्होंने फिर से चुप्पी साध ली, तो समझ लीजिएगा कि ये भी वैसा ही है जैसे पहले वाले थे। इसीलिए आने वाले कुछ महीने में ज्ञानेश कुमार के लिए भी परीक्षा होंगे। क्या वो इतिहास में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त के तौर पर याद किए जाएंगे, या फिर एक और सरकारी अधिकारी के तौर पर जो सत्ता के इशारों पर चला। ये फैसला उनके अपने हाथ में है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती, संस्थाएं स्थायी होती है। जो लोग आज कुर्सी पर हैं कल नहीं होंगे, लेकिन जो संस्थाएं आज कमज़ोर की जा रही हैं उनकी कमज़ोरी लंबे समय तक भारत को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे तो इतिहास बना सकते हैं, वो चाहे तो इतिहास में गलत तरीके से याद किए जा सकते हैं। मोदी सरकार के लिए संकेत है कि अब पहले जैसा नहीं चलेगा। अब हर फैसले पर नजर है, हर आंकड़े पर सवाल है, हर संस्था से जवाबदेही है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आपने खुद बैठाए हुए हैं वो भी अब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और इसकी ताकत भी है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून और संविधान से ऊपर नहीं है।
यही संदेश है जो इस पूरे मामले से निकल रहा है और यही संदेश आम जनता तक पहुंचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ज्ञानेश कुमार ने सच में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या 2027 और 29 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? और क्या ये आंकड़े गुजरात मॉडल की असली तस्वीर दिखा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।